हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2002 में आई एक अंडररेटेड ब्रिटिश वेयरवुल्फ मूवी डॉग सोल्जर्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेयरवुल्फ मूवी है। इसकी एक कल्ट फॉलोइंग है और ये मूवी ऐसी है जिसकी बुराई आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। भले ये मूवी उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन टॉप 5 वेयरवुल्फ मूवीज में इसका नाम जरूर आता है। चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हो। जितने फैंस इस मूवी के हैं उतने किसी और वेयरवुल्फ मूवी के नहीं होंगे। इसके राइटर, एडिटर और डायरेक्टर हैं नील मार्शल, जो कि द डेसेंट के लिए पॉपुलर हैं और ये उनकी पहली मूवी थी। मॉडर्न हॉरर में नील ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवीज दी हैं। तो आज हम इस मूवी को समझेंगे और साथ ही मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक कपल को जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स के एक जंगल में कैंपिंग करने आए थे। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को एक सिल्वर लेटर ओपनर गिफ्ट करती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो रहा था। रात को जब वो दोनों अपने टेंट में थे तो उनके टेंट की चैन अपने आप खुलने लगती है। अभी वो कुछ समझे भी नहीं थे कि तभी कोई खूंखार जानवर उस लड़की को पकड़कर चीर देता है और इसके बाद लड़के को भी। हम देखते हैं कि आज फुल मून है, यानी कि एक काम है वेयरवुल्फ का। इसके बाद हम देखते हैं कूपर नाम के सोल्जर को, जो कि जंगल में भाग रहा है और कुछ लोग उसके पीछे लगे हैं। कैप्टन रिचर्ड रायन उसे पकड़ लेता है और यहाँ में पता चलता है कि कूपर स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए उसका टेस्ट चल रहा है जिसमें वो ऑलमोस्ट पास हो गया। अब बस एक आखिरी टेस्ट बाकी है जिसमें उसे एक बेकसूर डॉग को मारना होगा। ये रायन का ऑर्डर था, लेकिन वो इसे नहीं मानता। तब रायन कहता है कि अगर तुम एक कुत्ते को नहीं मार सकते तो तुम मेरे किस काम के। जवाब में वो कहता है कि कुत्ते को तो मैं मार दूं, लेकिन बिना रीजन के मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर रायन उसे फेल कर देता है और साथ में उस डॉग को भी मार देता है। कूपर को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा उससे भिड़ गया, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। इतनी मेहनत के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ और एक तरह से अच्छा ही है, ऐसी टीम का हिस्सा बन के वो क्या करेगा। खैर यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीधा 1 महीने बाद और हम पहुंच जाते हैं स्कॉटलैंड के उसी जंगल में जहाँ 6 सोल्जर्स के एक स्क्वाड को उतारा गया है, जिसमें कूपर भी है। उसके साथ है सार्जेंट वेल्स, स्पून, जो, टेरी और ब्रूस। ये सब यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए और इनके अगेंस्ट है स्पेशल फोर्स, जिसे कूपर ज्वाइन करना चाहता था। वो लोग थोड़ी देर वहाँ रुककर जंगल में आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। कूपर उन्हें बताता है कि इस जंगल में बहुत से लोग गायब होते हैं। पिछले महीने एक कपल यहाँ से गायब हो गया था और ये उसी कपल की बात कर रहा है जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। वो कहता है कि पुलिस को उनके टेंट के चीथड़े मिले थे, जो कि खून में पूरी तरह सने हुए थे। लोकल्स का कहना है कि ये किसी भागे हुए पागल का काम है और ये रेफरेंस है एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन का, जिसे नंबर 1 वेयरवुल्फ मूवी कहा जाता है और उसकी वीडियो भी आप जल्दी देखोगे। खैर वो आगे बढ़ रहे थे और उनके ऊपर नजर रख रहा था रायन। ऐसी रात हो जाती है और रात में जब वो लोग बॉनफायर के पास बैठकर बातें कर रहे थे तभी ऊपर से एक मरी हुई कैटल उनके बॉनफायर पर आकर गिर जाती है। वो लोग उसे देखकर डर गए थे क्योंकि उसके पर दांतों के निशान थे। किसी जानवर ने बेरहमी से उसे चीर दिया था। टेरी रेडियो से मदद बुलाने के लिए कहता है, लेकिन सार्जेंट उसे मना कर देता है। इतनी छोटी सी बात के लिए वो रेडियो साइलेंस नहीं तोड़ेंगे। मीनवाइल हम रायन को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा था और तभी उस पर हमला हो जाता है। सुबह होते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ मांस के टुकड़े उन्हें जमीन पर पड़े मिलते हैं। वो समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्हें एक फ्लेयर गन दिखती है और वो उसी डायरेक्शन में चल देते हैं। स्पेशल फोर्सेस के बेस पर पहुंचकर वो देखते हैं कि हर तरफ खून था और उनकी लाशों के चीथड़े हर तरफ फैले हुए थे, जैसे किसी जानवर ने उन्हें मारकर उनकी लाशों को खाया हो। ये देखकर वो सब अलर्ट हो गए थे। वो असली वेपन्स को जमा कर रहे थे, तभी वहां से एक आदमी उन पर हमला करता है और वो और कोई नहीं बल्कि रायन था, जो कि बुरी तरह घायल था। उसकी छाती पर एक पंजे का निशान था। वो लोग रेडियो से मदद बुला रहे थे, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। वो रायन को भी संभाल रहे थे और वो कुछ ना कुछ बोल रहा था, जैसे कि वो एक ही होना चाहिए था और मुझे यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि वो वापस आ जाए। रायन ने ही वो फ्लेयर गन चलाई थी और अब इन सबको दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि इनके पास तो नकली गन्स थी जबकि यहाँ पर सारी असली गन्स हैं। साथ में बेहोशी के डार्ट्स हैं और कई सारे नेट्स भी, जैसे कि ये ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि सफारी के लिए निकले थे। रायन कहता है कि उन्होंने मेरी आंखों के सामने सबके टुकड़े कर दिए, उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सार्जेंट उससे पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी जंगल में से अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। ब्रूस उन्हें कवर दे रहा था, तभी कोई उसके पीछे लग जाता है। वो घबराहट में भाग रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उसके आर पार हो जाती है और तभी कोई उसे खींच लेता है। ब्रूस की लाश को देखकर सार्जेंट भी भागता है, लेकिन तभी उस पर भी हमला हो जाता है और हमला इतना भयानक था कि उसके इंटेस्टाइन बाहर आ गई। यहाँ उसके भी चीथड़े होने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर कूपर उसे बचा लेता है। उसकी आंतों को अंदर फिट करके वो उसे लेकर भागता है और ऐसे ही गोलियां चलाते हुए वो पहुंच जाते हैं एक रोड तक जहां से एक कार गुजर रही थी। किसी तरह उस कार को रुकवा लेते हैं और उसके अंदर थी मेगन नाम की एक लड़की, जो कि उन सबको अंदर बैठा लेती है, लेकिन एक भेड़िया भी ऊपर चढ़ गया था, तो वो उसके हाथ में स्टैब करके उससे पीछा छुड़ाते हैं। मेगन कहते हैं कि यहाँ आसपास सिर्फ एक ही घर है और वो उसके ओनर्स को जानती है।
उन सबको लेकर वो वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन घर एकदम खाली था, जो कि काफी अजीब है क्योंकि डाइनिंग टेबल रेडी है और खाना भी बन रहा है। उस घर में सिर्फ एक डॉग था। साजन की हालत खराब है, इसलिए उसे यहाँ से ले जाना होगा। मेगन बताती है कि सबसे नजदीकी टाउन पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे, लेकिन और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए कूपर इसके लिए भी तैयार है। वो कार को रेडी करने जाता है, तब इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कार को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था और करने वाले भी वहीं पर हैं। तब कार को ब्लास्ट करके वो अंदर पहुंचते हैं और ये डॉग भी मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। अब ये कहीं जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ रुकना इनकी मजबूरी है और अब तक तो ये भी जान चुके हैं कि इनका सामना किससे है, लेकिन इनके पास इतनी गोलियां नहीं कि उनका सामना कर पाए, इसलिए इन्हें घर को इसे बनाना पड़ेगा। वो पूरे घर को सील कर रहे थे। कूपर सार्जेंट को लेकर ऊपर एक रूम में जाता है और उसके पेट को वो सुपर ग्लू से चिपका रहे थे ताकि उसकी आंतें बाहर ना आए। विस्की पिलाकर उसे ड्रंक कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसे दर्द हो रहा है, इसलिए कूपर 2 मुक्के मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच मेगन उसे बताती है कि वो एक जूलॉजिस्ट है। इधर बाकी सब हथियार जमा करने में लगे हुए थे और उन्हें कुछ काम के हथियार मिल भी गए। लड़ने से पहले मेगन उन्हें बताती है कि उनकी लड़ाई है लाइकेंथ्रोप से, यानी कि वेयरवुल्फ से। वो बताती है कि 1 साल से वो उनके ऊपर रिसर्च कर रही है और उसे पता चला है कि वो टीम की तरह शिकार करते हैं और इंसानों की तरह स्मार्ट है और भेड़ियों की तरह खुखार भी। उन्हें मारा नहीं जा सकता। अब फिल्मों में दिखाते हैं कि सिल्वर बुलेट्स उन्हें मार देती है, लेकिन मेगन कहती है कि ये तरीका कोई ट्राई नहीं कर पाया, इसलिए कहा नहीं जा सकता। कूपर उस घर में रहने वाली फैमिली की फोटो देखता है और मेगन बताती है कि उनका नाम है दी ओएट्स और वो खानदान सदियों से यहाँ पर रह रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अब आ जाते हैं रायन पर, जो कि कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन अब उसकी हालत एकदम परफेक्ट है, जबकि किसी ने उसका कोई इलाज नहीं किया। ये बात सबको हैरान कर रही थी, इसलिए वो जबरदस्ती रायन का वुंड चेक करते हैं, लेकिन अब कोई वुंड बचा ही नहीं। वो पूरी तरह हील हो गया। वो सब समझ गए थे कि रायन कुछ तो छुपा रहा है, इसलिए उसे चेयर पर बांध देते हैं। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है क्योंकि इन भेड़ियों ने जनरेटर बंद कर दिया। जैसा कि मेगन ने कहा था, वो काफी स्मार्ट हैं। अब वो हमला करेंगे। ये सब भी तैयार हैं। भेड़िए अंदर आ रहे थे और ये उन्हें रोक रहे थे, लेकिन गोलियों का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। फिर भी ये सब बहादुरी से उनका सामना कर रहे थे। कूपर ने तो एक का हाथ भी काट दिया, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज होता है कि सार्जेंट ऊपर अकेला है। ऊपर जाकर वो देखता है कि एक भेड़िया अंदर आ चुका था और इससे पहले कि कूपर कुछ करता, दूसरा उसे पकड़ लेता है। चिल्ला कर वो सार्जेंट को जगाता है और इसके बाद खुद को फ्री करता है। यहाँ वो दोनों मिलकर उस भेड़िए को भून कर नीचे गिरा देते हैं। नीचे भी जो हाई वोल्टेज एक्शन चल रहा था वो भी अचानक शांत हो गया, लेकिन ये सन्नाटा है तूफान से पहले का। वो सब रिलैक्स हो गए थे। तभी एक भेड़िया टैरी को पकड़कर ले जाता है। कूपर कहता है कि हम उसे वापस लेकर आएंगे, लेकिन रायन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो कब का मर गया होगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुबह तक खुद को बचाना होगा, लेकिन उनके पास गोलियां बहुत कम हैं। या उन्हें यह भी पता चलता है कि मेगन और रायन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जब रायन पहली बार यहाँ आया था तब मेगन ने उसे गाइड किया था। खैर अब वो सब होपलेस होते जा रहे थे क्योंकि उनके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। तब मेगन कहती है कि सामने बाण में एक कार खड़ी है जिसमें बैठकर हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, और ये बात सुनकर वो सब काफी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें एक उम्मीद मिली थी। वो प्लान बनाते हैं कि स्पून भेड़ियों का ध्यान भटकाएगा और इतने में जो उस कार को ले आएगा। स्पून रस्सी के सहारे नीचे जाता है और प्लान के मुताबिक भेड़िए उसके पीछे लग गए थे। तभी जो बाण में पहुंच जाता है और इधर स्पून वापस ऊपर आने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके पीछे भेड़िए भी ऊपर आ रहे थे। तब मेगन कैमरा की फ्लैश उनकी आंख में मारकर उन्हें पीछे करती है और इतने में स्पून रस्सी काट देता है। उधर जो ने कार को स्टार्ट कर लिया था, तभी वो देखता है कि सामने एक भेड़िया बैठकर टैरी को खा रहा है। जो जल्दी से कार को बाहर निकाल कर घर तक ले जाता है, लेकिन वो कार को चेक करना भूल गया। उस कार में एक भेड़िया था जो कि उसे भी मार देता है। जैसे ही बाकी सब कार तक पहुंचते हैं, वो भेड़िया उन पर भी अटैक करता है, लेकिन मेगन उसे शूट करके सबको बचा लेती है और वो सब सही सलामत अंदर पहुंच गए। कूपर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसके कई साथी मारे गए। वो रैन से पूछता है कि आखिर हमें यहाँ क्यों भेजा गया, तो वो बताता है कि मैं सरकार के कहने पर यहाँ आया था। अपनी टीम के साथ वो आया था वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए, ताकि वो मिलिट्री के काम आ सके, उसे वो एक हथियार की तरह यूज करते। लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि वो एक नहीं बल्कि कई सारे हैं और उन्हें पकड़ पाना इनके बस की बात नहीं। कुछ इस तरह इसकी पूरी टीम मारी गई, लेकिन कूपर अब भी ये नहीं जान पाया कि सब में उनका क्या रोल था। तब रैन कहता है कि तुम्हारा कोई काम नहीं था, तुम सब बेट थे। उन्हें लाया गया था ताकि भेड़िया उनका शिकार करे और इसी का फायदा उठाकर रैन की टीम उसे पकड़ ले, लेकिन उनका सारा हिसाब किताब गलत निकला, जिसकी कीमत वो अब तक चुका रहे हैं। और कूपर की टीम को इसलिए चुना गया क्योंकि उसने रैन का ऑर्डर नहीं माना था। ये सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो रैन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो देखते हैं कि वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल रहा है। यही रीजन है कि उसके घाव अपने आप ही भर गए थे। पूरी तरह बदल जाने के बाद उन पर अटैक करता है, तो कूपर उसके अंदर एक तलवार घुसा देता है, जिस वजह से वो भाग गया था। अब जाकर वो सब समझ पाए कि असल में वो फैमिली वेयरवुल्व्स हैं जो कि अपने घर में आने के लिए बेचैन है। यानी कि पहले वो 5 थे और अब रैन को मिलाकर वो 6 हो गए। खैर जो भी हो, ये तो उन्हें मारकर ही दम लेंगे। वो पूरा घर छान मारते हैं ताकि उन्हें सिल्वर की कोई चीज मिल जाए, लेकिन अगर सिल्वर उन्हें मार सकता है तो वो उसे अपने घर में क्यों रखेंगे।
ये रास्ता काम नहीं आने वाला, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उन सबको जला देंगे और यही बेस्ट चांस है, क्योंकि मेगन कहते हैं कि अभी वो उस बांध में आराम कर रहे होंगे और उन्हें ये सब जल्दी करना होगा, क्योंकि आप जानते ही हो कि रायन की तरह जल्दी सार्जेंट भी उन्हीं में से एक बन जाएगा। बाहर खड़ी कार में वो एक गैस सिलेंडर रखकर उसका फ्यूल पाइप काट देते हैं और कूपर उसे बांध तक ले जाता है। तभी सार्जेंट आग लगा देता है और वो कार ब्लास्ट हो गई थी। कुछ इस तरह वहां से निकलने की आखिरी उम्मीद को भी उन्होंने तबाह कर दिया। मेगन उन्हें सॉरी कहती है, क्योंकि इसने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उस बांध में कोई वेयरवुल्फ था ही नहीं और जो भी कुछ मेगन ने उन्हें बताया था वो सब भी झूठ था। यहाँ कूपर समझ जाता है कि मेगन भी उस फैमिली का हिस्सा है और वो उस फैमिली फोटो में इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोटो उसी ने ली है। यहाँ रिवील होता है कि मेगन भी एक वेयरवुल्फ है और उसने पहले अपने साथियों को घर में घुसा दिया। जिस तरह मूवी एक के बाद एक नया ट्विस्ट देती जा रही है वो काफी सरप्राइजिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, तो जरा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। असल में ये सब उसकी कार तक नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो खुद कार लेकर इनके पास आई थी, क्योंकि उसने गोलियों की आवाज सुनी थी। मेगन को लगा था कि इन सोल्जर्स के साथ वो यहाँ से निकल पाएगी, क्योंकि ये लाइफ उसे पसंद नहीं। उसे पसंद नहीं कि हर महीने वो मासूमों को मारे। उसका प्लान यही था कि इनके साथ लगकर वो भी यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन जब उसे पता चला कि इनके पास तो गोलियां भी नहीं बची और ये खुद भी नहीं बच पाएंगे, तब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वो तब भी इनका साथ देती और इनके साथ खुद भी मारी जाती, क्योंकि गद्दारी की वजह से बाकी भेड़िए से मार देते। तब इसने सोचा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो फिर से अपने साथियों का साथ देकर बच सकती है। तब उसने नया प्लान बनाया, जिसके अकॉर्डिंग पहले उसने जो को कार लेने भेजा जिसमें वो मारा गया, और फिर उसने कार को ब्लास्ट करवा दिया। इस तरह उन सोल्जर्स को फंसाकर उसने दोबारा अपने साथियों का ट्रस्ट अर्न किया। ये था पूरा मामला। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब वो बदल रही थी कि तभी सार्जेंट उसे गोली मार देता है। यहाँ शुरू होता है असली एक्शन। स्पून नीचे उनसे लड़ रहा था और कूपर और सार्जेंट ऊपर। स्पून तो हाथापाई पर उतर आया था। आसपास की चीजों का यूज करके उसने भेड़िए को बिछा दिया, लेकिन तभी दूसरा भेड़िया बीच में आकर उसे मार देता है। बचते बचाते वो दोनों भी नीचे पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्पून भी मर गया। सार्जेंट कूपर को एक फिल्म रोल देकर बेसमेंट में भेज देता है, ताकि वो यहाँ से बचकर निकल जाए और ये प्रूव कर सके कि इसके साथियों को किसने मारा। उस रोल में इन भेड़ियों की फोटोज हैं। अब सार्जेंट भी बदल रहा था, लेकिन बदलने से पहले वो गैस लाइन काट देता है और भेड़ियों के आते ही उनके साथ खुद को भी ब्लास्ट कर लेता है। कूपर देखता है कि नीचे कई सारी डेड बॉडीज लटकी हुई थी और साथ में वहाँ पर रायन भी था, जो कि उस पर अटैक करता है। तभी कूपर को मिल जाता है वो सिल्वर लेटर ओपनर, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ एक और चीज क्लियर कर दूं कि आज तक पुलिस को एक भी बॉडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि बॉडीज को अपने साथ ले आते थे और यहाँ पर स्टोर करते थे, ताकि लॉन्ग टाइम तक इन्हें खा सकें। और जब ये सोल्जर्स घर में आए थे तब जो खाना बन रहा था वो इंसानी मांस ही था। खैर कूपर उस सिल्वर से रायन को स्टैब करता है और इससे वो कमजोर हो गया था, तो उसके सर में गोली मारकर कूपर उसे जान से मार देता है। यहाँ प्रूव हो गया कि मूवीज में दिखाई बात सच है, सिल्वर से इन्हें मारा जा सकता है। सुबह होते ही कूपर उस डॉग के साथ वहां से निकल जाता है और आगे हम देखते हैं कि उसने वो सारी फोटोज पब्लिक कर दी। सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपने देखा कि मूवी काफी प्रेडिक्टेबल तरीके से चलती है, फिर भी इसमें इतना कुछ रिवील होता है जो हमने सोचा भी नहीं था, और जिस तरीके से चीजें रिवील होती हैं वो भी एकदम परफेक्ट है। साथ ही काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है इसके एक्शन और वीडियो की वजह से, क्योंकि इसमें सीजीआई ना के बराबर है। और यही वजह है कि इसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, क्योंकि अगर इतनी रॉ ना होती तो इसे कौन पूछता। और साथ ही वेयरवुल्फ भी वैसे ही थे जैसे होने चाहिए, आधे इंसान और आधे भेड़िए। कुछ मूवीज में ये पूरे भेड़िए बन जाते हैं और कुछ में तो इंसानी लगते हैं, लेकिन इसमें ये भी एकदम परफेक्ट था। साथ ही आपको एलियंस और इविल डेड की याद दिलाती है। दुख की बात यह है कि इसका कोई सीक्वल नहीं है। ओरिजिनली एक ट्रायलॉजी होने वाली थी, यानी कि ये 3 मूवीज होती। 2004 में इसका सीक्वल अनाउंस हुआ था, जिसका नाम था डॉग सोल्जर्स फ्रेश मीट, जो कि कभी बन नहीं पाया। हर साल कोई ना कोई न्यूज आती, लेकिन अब 19 साल बीत चुके हैं और अभी तक कोई सीक्वल नहीं आया। लेकिन फैंस को भी उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में नील मार्शल ने कहा था कि सीक्वल आने के चांसेस हैं। तो हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि सीक्वल जल्दी आए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे आना ही है। 20 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक इस मूवी की पॉपुलैरिटी जरा भी नहीं घटी। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हो गए हो जो सीक्वल देखना चाहते हैं? अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 2.3 मिलियन पाउंड्स और इसने कमाए थे 5 मिलियन, यानी कि डबल। इस मूवी में भेड़िए स्टंटमैन नहीं बल्कि डांसर्स थे, जिन्हें रखा था नील मार्शल ने, ताकि उनकी मूवमेंट एलिगेंट लगे। जिस सीन में कूपर सार्जेंट को बेहोश करता है, उसमें पहला मुक्का तो ठीक था, लेकिन दूसरा सार्जेंट यानी कि शॉन पर्ट्यू के नाक पर लग गया था। हालांकि शॉन को महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उस सीन में वो सच में ड्रंक थे। साइमन पैक को एक रोल ऑफर हुआ था, लेकिन साइमन ने यह नहीं किया, क्योंकि वो अपना पहला हॉरर रोल बचा रहे थे शॉन ऑफ द डेड के लिए। बेसमेंट में जो आपने लाशें देखी, उन्हें इवेंट होराइजन में यूज किया गया था और शॉन पर्ट्यू उसमें भी थे। फिल्म में सीजीआई बहुत ही कम है, क्योंकि उस टाइम पर सीजीआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था और मेकर्स जानते थे कि ऑडियंस क्या चाहती है, इसलिए भेड़िए एनिमेट्रॉनिक्स थे और साथ में बॉडी सूट वाले भी। सुपर ग्लू वाले सीन का रेफरेंस स्मॉल फेवर नाम की एक बुक में है। उसमें एक लेडी कहती है कि सुपर ग्लू को वियतनाम वार में इन्वेंट किया गया था जख्मी सोल्जर्स को चिपकाने के लिए, लेकिन बाद में वो कहती है कि उसने एक फिल्म में देखा था जिसमें वेयरवुल्फ थे। वो इसी फिल्म की बात कर रही है।
सार्जेंट हैरी जी वेल्स का नाम रखा गया है नील मार्शल के फेवरेट ऑथर एच जी वेल्स के नाम पर। ये मूवी स्कॉटलैंड में बेस्ड है, लेकिन इसे शूट किया गया है लग्जमबर्ग में, काफ़ी कम बजट की वजह से। जब सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो सार्जेंट कूपर को ऑर्डर देता है कि पोजीशन लो, हम 3 मिनट्स में निकलेंगे, और एग्जैक्टली 3 मिनट बाद ही वो चलने का ऑर्डर देता है। ओरिजिनली वो डॉग सार्जेंट की आंतों को खींचने वाला था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके बैंडेजेस कर दिया गया। फिर भी देखने वालों को ये लगता है कि वो आंतें ही खींच रहा है। ब्रूस का पूरा नाम था ब्रूस कैम्पबेल, जो कि रेफरेंस है इविल डेड का। ब्रूस कैम्पबेल वो एक्टर हैं जो ऐश विलियम्स का रोल करते हैं, और इविल डेड से मूवी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। शूटिंग के पहले कुछ ही दिनों में कूपर यानी कि केविन मैककेड की एक पसली टूट गई थी, लेकिन केविन ने ये बात छुपाई क्योंकि उन्हें डर था कि वो रिप्लेस हो जाएंगे। आखिर में जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनकी जगह हायर किया गया जेसन स्टेथम को, लेकिन जेसन भी बैकआउट कर गए क्योंकि उन्हें घोस्ट ऑफ मार्स में काम करना था। फिर दोबारा केविन को ही हायर किया गया जब वो ठीक हो गए। जो यानी कि क्रिस रॉबसन को कार ड्राइव करना नहीं आता था, और ये बात क्रिस ने बताई थी सीन शूट होने से एक रात पहले। जब ये रिलीज हुई थी तभी ब्रिटिश फोर्सेस द्वारा अफगानिस्तान और इराक में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली मूवी बन गई थी। नील मार्शल के फादर और ग्रैंडफादर दोनों मिलिट्री में थे, इसलिए वो ऑथेंटिसिटी ला पाए, और इसी वजह से सोल्जर्स को ये मूवी पसंद आई। इसमें किसी को वेयरवुल्फ बनते हुए नहीं दिखाया गया क्योंकि इतना पैसा नहीं था। यूएस में मूवी थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई थी, जिससे नील काफी निराश थे। ये आई थी साईफाई चैनल पर। सार्जेंट के पास उसकी वाइफ की फोटो थी, जो कि असल में नील के बहन सू है। नील को स्क्रीन टाइटल पसंद नहीं था, उनके मुताबिक वो चीप लगता है। जब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी तब नील स्क्रिप्ट के 18वें ड्राफ्ट पर थे, यानी कि कहानी पूरी नहीं थी। पहला ड्राफ्ट नील ने लिखा था 1996 में, इसे पूरा करने में उन्हें 6 साल लग गए। वो घर असल में असली नहीं था, जो आपने बाहर से देखा वो सिर्फ छत, सामने की दीवार और साइड की दीवार थी। बाकी पूरा इंटीरियर एक सेट पर बनाया गया था। प्रोड्यूसर्स का नाम रखने वाले थे नाइट ऑफ द वेयरवुल्व्स, लेकिन नील ने ऐसा उन्हें नहीं दिया, वो इसके खिलाफ लड़े। नील के मुताबिक एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस बहुत ही बेकार फिल्म है। कैप्टन रायन ब्रिटिश हैं, लेकिन उसका रोल किया है लियाम कनिंघम ने, जो कि आयरिश हैं। ये मूवी पूरी तरह मेल खाती है लिटिल रेड राइडिंग हुड से। ब्रूस जब रास्ते से हटा तो वो मर गया, और मेगन एक भेड़िया थी जो इंसानी रूप में छुपी हुई थी। ये इकलौती फिल्म नहीं है जिसमें किसी ने वेयरवुल्फ से हाथापाई की। 1996 में आई वेयरवुल्फ में भी ऐसा हुआ था। भेड़िया बनने के बाद भी रानी के डॉग टैग्स उसी पर थे। केविन मैककेड स्कॉटिश हैं, और उन्हें पता था कि स्कॉटलैंड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से अगला टाउन 4 घंटे की दूरी पर हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। आखिर में पता चला कि मेगन झूठी थी, और उसने ये भी झूठी बोला होगा। मेगन और रायन को छोड़कर मूवी में 5 वेयरवुल्व्स हैं, और कवर पर भी 5 हैं। हालांकि फिल्म में 5 भेड़िए थे, लेकिन उनका रोल सिर्फ 3 ही एक्टर्स ने किया है। मेगन और रायन की बैक स्टोरी को बाद में ऐड किया गया प्रोड्यूसर के कहने पर, लेकिन नील को ये पसंद नहीं आया। पहले भेड़िए स्पून को बीच में से फाड़कर मारते, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो जाता, इसलिए बाद में से चेंज किया गया। ऐसा कईयों को लग रहा होगा, लेकिन मेगन उस फैमिली की मेंबर नहीं थी। वो वहाँ रिसर्च के लिए आई थी, और तब उस फैमिली से मिली होगी, तब उन्होंने मेगन को बदल दिया होगा, जानबूझकर या फिर गलती से। एंड में एक भेड़िया ऐसा दिखाया गया जिसकी एक आंख नहीं थी, वो मेगन थी जिसे सार्जेंट ने आंख में गोली मारी थी। ब्रूस की डेथ भी पहले अलग थी, उसे भी बाद में चेंज किया गया। पहले वो किसी खाई में गिरने वाला था। रायन को कूपर ने वैसे ही मारा जैसे रायन ने मूवी के स्टार्ट में उस डॉग को मारा था। ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताओ कि क्या आप इसका सीक्वल देखना चाहते हो। अगर हाँ तो फैंस क्या कुछ नहीं कर सकते, हम चाहेंगे तो सीक्वल भी जरूर आएगा। तो आगे ऐसी और भी कल्ट क्लासिक मूवीज आने वाली हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी मेगन की तरह आपके पास आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, डॉग सोल्जर्स 2 की अपडेट भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।